सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं वो 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, आप तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। आज हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था, आज हम अपवर्तन की बात करेंगे। 2 टॉपिक में या 3 टॉपिक में अपवर्तन का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर मैं एक दिन आपको विद्युत का जो है अगला वाला चैप्टर जो आपका विद्युत वाला है वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो, अपवर्तन और परावर्तन दोनों में देख, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, दोनों को बता रहा हूँ। परावर्तन हमेशा एक ही माध्यम में होता है, अपवर्तन में 2 माध्यम होते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जैसे देख लो आप, ये डायग्राम देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रकाश जो वायु है, फिर कांच माध्यम में, फिर वायु है। तो प्रकाश की किरण देखो, यहाँ छोटे छोटे अभिलंब खींच रखे इन्होंने, आप देख सकते हो इस प्रकार से। ये डायग्राम बिल्कुल जूम कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रकाश की किरण आ रही है और वापस जा रही है। तो इसमें आप क्या देख सकते हो कि ये वायु माध्यम है और ये है कांच माध्यम। तो ये विरल माध्यम है और ये तो सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ पे देखो, ये जो सीधी लाइन आ रही है उसके बाद ये क्या हुई, ये अभिलंब है और यूं सीधी सीधी आनी चाहिए थी, ऐसे नहीं आके ये क्या हुई, अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई। ये यहाँ पे है ना, इस प्रकार से ध्यान रखना आप कि ये अभिलंब की ओर यूं आनी चाहिए थी, यूं नहीं आके कहाँ गई, इधर झुक गई, है ना। थोड़ी सी दिख रही है आपको, ये वाली मेन लाइन है और ये झुकी हुई लाइन है। तो अभिलंब के पास में, जैसे विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के पास में आती है। और जैसे ही इसमें जस्ट उल्टा है इसका, कि जब ये सघन माध्यम से, जब इस माध्यम से ये इस नीचे वाले में जाएगी वापस तो दूर हटेगी। देखना यहाँ पे देखो, ये इस प्रकार से ये देखो अभिलंब से दूर हट गई। यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पर होना क्या चाहिए था, देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे देखो आप, यहाँ पर अभिलंब से दूर हटी हुई है, कैसे है, यहाँ पे आप देखोगे तो, एक मिनट रुकना। हाँ, यहाँ पे ये जो है ये सीधी लाइन आ रही है, जैसे ये सीधी लाइन थी ऐसे, है ना, ये इस प्रकार से। तो ये थोड़ी सी दूर हट गई, यहाँ से दूर हट गई, देखो ये थोड़ी सी ये दूर हटी। यहाँ से आनी क्या चाहिए थी, सीधी सीधी आनी चाहिए थी। ये जो लाइन आ रही है आपकी, ये सीधी आनी चाहिए थी, सीधी नहीं आके ये दूर हट गई थोड़ी अभिलंब से। तो याद रखना कि जब कोई भी प्रकाश किरण ऐसे होती है कि जब विरल माध्यम से सघन में आती है तो अभिलंब के पास में आती है, और सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल में जाती है तो दूर हटती है। तो सघन माध्यम है ये, सघन, और ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो जब अभिलंब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है प्रकाश की कोई किरण, तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से, मतलब अभिलंब से दूर। ये मेन एक्सिस दिख रहा ना आपको, ये अभिलंब है, इससे यानी ये कोण बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये वाला कोण R2 बढ़ जाएगा, है ना। और वहाँ पे क्या होगा, इसमें सघन में जब आएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या होगा, इसमें ये जो है ये वाला R1 जो आप देख रहे हो ये कम हो जाएगा, है ना। वहाँ पे R2 बढ़ेगा, R1 कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो विरल से सघन में आती है तो R1 कम होता है, जबकि अपवर्तन कोण, है ना, और जब सघन से विरल में अपवर्तन कोण बढ़ जाता है। तो ये सीधे सा फंडा है, आपको याद रखना है। अब एक और चीज़ मैं नहीं बताता हूँ आपको, देखो एक चीज़ मैं फ्रेश पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखना होता क्या है इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेन है ना। जैसे मान लो ये कोई कांच का बॉक्स है ना, ये कोई कांच का बॉक्स है ना। जब कोई प्रकाश किरण, ये अभिलंब खींच देता हूँ मैं इस पे, है ना। अब यहाँ पे देखना आप कि कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है, एक मिनट वापस बना रहा हूँ इसको। जैसे मान लो ये सघन माध्यम में ये कांच है ना, और ये क्या है, ये वायु है। देखना ये वायु है, ये भी वायु है। अब जैसे कि यहाँ प्रकाश किरण आ रही है ना, ये आ रही है इस प्रकार से, और ये आई और वापस क्या यूँ आनी चाहिए थी। अब यूँ नहीं आके ये क्या हुआ, इधर पास में आ गई, है ना, इस प्रकार से पास आ जाती। तो यहाँ पे देखना कि जब वायु से जब कांच में आई प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई तो ये क्या हुई, अभिलंब के पास में आई। जस्ट इसी प्रकार से एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि रोड पे हमें गर्मी के दिनों में पानी भरा हुआ दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है, इंद्रधनुष, जैसे कि रेगिस्तान में ऐसा दूर दिखता है कि रेत के ढोरों में कहीं पानी भरा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है दूर से देखने पर। पास जाते हैं तो दिखता कुछ भी नहीं है। तो ऐसा गर्मी के दिनों में दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। वो कैसे होता है, वही समझा रहा हूँ मैं आपको, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, जब देखो यहाँ पे जैसे ये कांच है
और यहाँ पे ये अभिलंब है और ये प्रकाश किरण आई, फिर यूँ आनी चाहिए, फिर पास में आ गई। लेकिन जब ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है, जैसे मान लो यहाँ आ रही और ये ऐसे, तो दूर हटेगी, है ना, आनी यूँ चाहिए थी लेकिन दूर हट गई, दूर हटी। तो जब अपन यहाँ पर ये अभिलंब है ना, इसको समझा रहा हूँ मैं, देखना, ये अभिलंब है और जैसे मान लो ये कांच है ना, ये कांच है और ये वायु है, तो यहाँ प्रकाश किरण आई और फिर क्या हुआ, ये दूर हट गई। अब जैसे जैसे आप इस कोण को बढ़ाते, इस कोण को इधर लाएंगे, वैसे वैसे ये कोण कहाँ जाएगा, यूँ जाएगा, और बढ़ाओ इसको और यूँ जाएगा ये। इस प्रकार से एक समय ऐसा आएगा कि ये जो प्रकाश किरण इस प्रकार से बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, उसको बोलेंगे कार्तिक कोण। ये जो कोण बनेगा ये कार्तिक कोण बनेगा, सी से निरूपित करते हैं। अब यदि और ज़्यादा इसके अंदर ये वाला कोण बढ़ाया गया तो ये इसी माध्यम में वापस अपवर्तित हो जाएगी। उस समय क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट गई। देखो इतना ज़्यादा ये कोण बढ़ाया ये वाला हमने कि ये वाला उसी कांच में वापस हो जाने लगी। तो ये कंडीशन होती है तो हमें मृग मृच्छिकाएँ दिखती है, मतलब रोड पे पानी भरा हुआ दिखता है, रेत में, धोरों में, तो ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो बहुत शानदार है। इसमें कुछ भी नहीं, अपवर्तन में ही ये कोण बढ़ाते जाएंगे तो ये कार्तिक कोण हो जाएगा, उसके बाद और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो फिर उसको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तन समझा दिया मैंने आपको। यहाँ पे इसको ध्यान रखना कि परावर्तन के नियम है कुछ, कि आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ को आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यानी आपतन किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट पॉइंट था ये। दूसरा क्या है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की झा अपवर्तन कोण की झा का अनुपात स्थिर होता है। यानी ये आप ध्यान रखना, इसकी बात कर रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको स्थिरांक होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ें पढ़नी नहीं है, ताकि जो समझ में नहीं आ रही, जो इजी चीज़ें वो ज़्यादा याद करना है, ताकि कम से कम हमें नंबर आ सके अच्छे से। जो कठिन चीज़ें वो लास्ट में पढ़ना है। माध्यम, कुछ अपवर्तनांक के मान दे रखे, ये आपको जरूर याद रखने हैं डायरेक्ट, कि जो कनाडा बाल्सम का कितना होता है 1.53 है ना, ये वायु का कितना होता है 1.003 है ना, ये केरोसिन का कितना होता है, तारपिन का कितना होता है, बेंजीन का, ये हीरे का 2.42 है ना, ये देख सकते हो, कार्बन डाइसल्फाइड का ये। तो ये थोड़े कुछ याद रखना है इसमें। मेन तो जैसे जल का याद रखना 1.33 होता है ये, है ना, और ये खनिज लवण का याद रखना है, कनाडा बाल्सम, वायु का याद रखना। ये 2-3 है ये, बाकी तो कुछ सारे तो याद नहीं रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लेंस दे रखे हैं। लेंस, अपवर्तन हमेशा लेंस में होता है, जैसे हमने कहा ना परावर्तन दर्पण में होता है, लेकिन अपवर्तन किस में होता है, हमेशा लेंस में होता है। गोली, दो गोल पृष्ठों में लेंस क्या कहते हैं, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो, लेंस कहलाता है। ये देख सकते हो आप, दोनों लेंस दिख रहे हैं, ऊपर वाला उत्तल लेंस है, नीचे वाला अवतल लेंस है, ठीक है। इनके एक और नाम है, एक अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये है ना, याद रखना कि इसको अपसारी कहते हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाले को अभिसारी कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। देखो ये ऐसे फैला रहा है, ऐसे आई, ऐसे कर दिया, ऐसे प्रसारित कर दिया, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। अपसारी का मतलब प्रसारित करना, मतलब किरणों को फैला देना, इसलिए अपसारी कहते हैं। और इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो यानी उत्तल लेंस को तो अभिसारी लेंस कहते हैं और यहाँ पे इसको अपसारी लेंस कहते हैं। कुछ यहाँ पे परिभाषाएं भी दे रखी, जैसे उसमें देखी थी, वृत्त का केंद्र क्या होता है, लगभग सेम ही है, कुछ है नहीं। यानी जो जिस गोल कांच के गोल का हम लेंस निकालते हैं, उसके जो केंद्र होता है उसी को वृत्त का केंद्र कहते हैं। गोले का मुख्य अक्ष क्या होती है, तो ये काल्पनिक रेखा खींचते हैं, अभी मैंने बताई थी आपको, है ना, उसको, जैसे कि ये लेंस है, इसके बीच में काल्पनिक रेखा खींचे, ये मुख्य अक्ष है ना। प्रकाश केंद्र क्या है, तो ये प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र का मतलब है कि लेंस का केंद्रीय बिंदु, ये यहाँ पे ये होगा प्रकाश केंद्र, है ना। जैसे ये गोला है और इसकी अंदर से अपन लेंस निकाल रहे, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, ये वाला, ये देख सकते हो, जैसे लेंस, ये गोला है पूरा और इसमें से हमने ये लेंस निकाल रहे, तो यहाँ पे ये केंद्र हो जाए, ये क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। ये क्या होगा, प्रकाश केंद्र होगा। ये क्या होगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये मुख्य अक्ष होगी, ये क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। ये कुछ बातें हैं जो आपको पता है सब। अब इसमें और कुछ भी नहीं आता, ये परिभाषा आप जरूर, फोकस दूरी क्या होती है मैंने बता दिया आपको, है ना। तो लेंस का जो वृत्त का केंद्र होता है उसकी आधी जो होती है
वही उसकी फोकस दूरी होती है। ठीक है, प्रकाश की केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कह रखा है इसमें परिभाषा दे, किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाश केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। एफ से निरूपित करते हैं इसको। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, कुछ इसमें स्थितियाँ दे रही कि हमेशा याद रखना। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसमें वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि वहाँ पे हमने देखा था कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना था, है ना। वहाँ पर भी आपने देखा था दर्पण के अंदर, है ना, अवतल दर्पण में अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, है ना, हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है। अब कंफ्यूजन क्या होता है वहाँ पे, ये चेंज जो अवतल दर्पण की कंडीशन है वो यहाँ पे उत्तल लेंस बता रहा है ना। ये जानना, दोनों में अंतर कर लेंगे हम इसे। पर जैसे कि आप जाना उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या अंतर है, परावर्तन अपवर्तन में क्या अंतर है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, अभिसारी अपसारी दर्पण में क्या अंतर है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे जो अवतल लेंस है इसमें दो स्थिति है, वहाँ पे उत्तल दर्पण में दो स्थितियाँ बन रही थी, यहाँ पर अवतल लेंस के अंदर दो स्थिति। वहाँ पे आभासी सीधा दोनों में बन रहा, वहाँ पर भी आभासी सीधा ही बन रहा था, और अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का, और फिर उसमें प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, जबकि वहाँ पे बहुत बड़ा बन रहा था, है ना, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था वहाँ दर्पण के अंदर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे अनंत पे होता है तो छोटा ही बनता है, वो कंडीशन कोई चेंज नहीं। 2f से परे रखते हैं तो छोटा बनता है, 2f पर रखेंगे तो समान साइज का, मतलब बिल्कुल सेम कंडीशन है। बस ये याद रखना कि वास्तविक उल्टा होता है इसी तरह। तो ये लेंस है, तो उत्तल लेंस क्या रखना है कि परावर्तन अपवर्तन में क्या अंतर है। किसी तो परावर्तन में लिख सकते हैं हम कि किसी चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन में क्या होगा, पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का एक माध्यम से मतलब पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने से अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट में मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर कराऊंगा कल। सभी को अच्छे से तैयारी करो, मेरी शुभकामना आपके साथ है। ओके।